जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा होता क्या है कि चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल तथा पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल जो घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुआ। इसके कारण पृथ्वी के धरातल पर जितने भी सागरीय भाग हैं उसमें जल है, उसका ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। सिंपल सा। तो ज्वार भाटा की प्रक्रिया में किसका किसका योगदान है? तो चंद्रमा और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ है उसका। और इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर जितने भी सागर और महासागर में जल हैं, ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या लिखा गया है कि किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। एक बार आकर्षण बल के कारण, किसका आकर्षण बल? तो सूर्य और चंद्रमा। और एक बार पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण। और पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? 3 पॉइंट कि ज्वार भाटा होता क्या है कि सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो ये अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ है उसके कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। पहली बात। दूसरी बात, दिन में 2 बार ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। एक बार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और एक बार पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो क्या है? अभिकेंद्रीय बल का कारण है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, किंतु इन दोनों में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा के आकर्षण का पड़ता है, जबकि ज्वार भाटा के स्थान परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन का पड़ता है। इसको समझते हैं हम लोग। जैसे ज्वार भाटा की उत्पत्ति में ज़्यादा योगदान किसका है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल। और ज्वार भाटा के स्थान में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति। इस बात को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग आगे। एक ही समय में 2 स्थान पर समान ऊंचाई के ज्वारीय लहरों की उत्पत्ति होती है। एक ही स्थान पर 12 घंटे 25 मिनट के बाद ज्वार की लहरें आती है, जबकि 6 घंटे 15 मिनट के पश्चात भाटा आता है। ठीक। तो एक ही स्थान पर अगर ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है तो 2 ज्वार के बीच का समय कितना होता है? 12 घंटा 25 मिनट। और 2 भाटा की उत्पत्ति के बीच के समय कितना होता है? तो 6 घंटा 15 मिनट। ये क्वेश्चन पूछता है कि समान ऊंचाई वाले ज्वारीय लहरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो टाइडल लाइन। क्या बोला जाता है? आइसो टाइडल लाइन। इस बात को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग ज्वार भाटा का प्रकार। तो यहाँ तक एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो ज्वार भाटा होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो ये अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो सागरीय जल है ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। उसके बाद हमारा क्या है? किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की उत्पत्ति होती है। एक बार सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और एक बार पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा योगदान सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला संयुक्त आकर्षण बल, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो चंद्रमा का। और पृथ्वी पर ज्वार भाटा के स्थान में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो मेन कारण है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक ही समय में 2 स्थानों पर समान ऊंचाई की ज्वारीय लहरों की उत्पत्ति होती है और दोनों के बीच का टाइम कितना होता है? टाइम पीरियड तो 12 घंटा 25 मिनट। और 2 भाटा के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 घंटा 15 मिनट। और समान ऊंचाई वाले ज्वारीय लहरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को बोला गया है आइसो टाइडल लाइन। अब हमारा अगला कंसेप्ट है ज्वार भाटा का प्रकार। इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला है ज्वार भाटा में ऊंच ज्वार, दूसरा है लघु ज्वार, तीसरा है दैनिक ज्वार, उसके बाद है अर्ध दैनिक ज्वार और लास्ट और 5वां है चतुर्थ दैनिक ज्वार। तो अब हम लोग एक एक समझते हैं।
हमारा पहला है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार की उत्पत्ति तब होती है जब एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको क्या बोला गया है, सिजगी। सिजगी का मतलब होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हों, यानी तीनों क्या बनाते हों, 180 डिग्री। ये है सन, सूर्य, ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। ये तीनों जब एक ही सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोला गया है, सिजगी। तो सिजगी क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, यानी 180 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो उस स्थिति को बोला गया है सिजगी। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में, तो सिजगी की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला एक होता है युति और दूसरा होता है वियुति। युति क्या होता है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, युति। देखते हैं हम लोग डायग्राम में, ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो ये स्थिति क्या कहलाता है, युति। ये युति कब होता है, तो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन कब, तो जब सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी तब। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो पृथ्वी पर जाना चाहिए था वहाँ न जाकर सीधे कहाँ आ गया, चंद्रमा पर, क्योंकि बीच में आ गया कौन, चंद्रमा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और ये कब उत्पन्न होता है, अमावस्या को। तो युति की स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण या अमावस्या के दिन ही उत्पन्न होगी। तो इस समय भी क्या हो रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों कहाँ आ रहे हैं, एक सीध में, ये दिख रहा है। तो इस स्थिति में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा उसको क्या बोला गया है, उच्च ज्वार। यही बात लिखा गया कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, युति। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में, तो उसको क्या बोला गया है, सिजगी। सिजगी में भी अलग अलग प्रकार, एक है युति, दूसरा है वियुति। युति कब होता है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा, यानी सूर्य ग्रहण या अमावस्या की स्थिति हो। युति की स्थिति में सूर्य से आने वाला प्रकाश वो चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और यह स्थिति कब उत्पन्न होगी, हमेशा और हमेशा अमावस्या को। एक दूसरा कंडीशन है वियुति। इसमें भी क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में है, लेकिन यहाँ अंतर है कि जब चंद्रमा तथा सूर्य के बीच कौन आ जाता है, तो पृथ्वी। जब चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहा जाता है। युति क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, युति। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वियुति। वियुति की स्थिति में सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है, जिसके कारण चंद्रमा अंधेरे में रह जाता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है, पूर्णिमा को। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए ये किसका कंडीशन है, वियुति का। वियुति में क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी। सूर्य से जाने वाला प्रकाश चंद्रमा पर न जाकर पृथ्वी पर आ गया, जिसके कारण चंद्रमा पर अंधेरा हो गया, जिसके कारण इसको क्या बोला गया है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और ये स्थिति कब उत्पन्न होगी, पूर्णिमा को। तो यहाँ अपना ये एक कंसेप्ट बनता है कि इस उच्च ज्वार में उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होती है, इस प्रकार की ज्वारीय लहरों की उत्पत्ति तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। तो इस स्थिति को सिजगी। सिजगी का दो कंडीशन, पहला है युति, उसके बाद है वियुति। युति में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, और वियुति में क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक, तो युति की स्थिति सूर्य ग्रहण, वियुति की स्थिति चंद्र ग्रहण। युति की स्थिति में कब होता है, युति की स्थिति अमावस्या को, वियुति की स्थिति पूर्णिमा को। इन दोनों ही स्थितियों में क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या है, 180 डिग्री के कोण पर। तो इस समय जो सूर्य, चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के अब केंद्रीय बल के कारण जो ज्वार उत्पन्न होगा, वो जो सामान्य स्थिति में जो ज्वार उत्पन्न होता है उससे 20% ज़्यादा होता है। इस कारण इसको क्या बोला गया है, उच्च ज्वार। तो पहला चीज़ क्लियर है, उच्च ज्वार। तो उच्च ज्वार में 3 चीज़ याद रखना है। इसकी उत्पत्ति कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
कि एक ही सिद्ध में होने का दो कंडीशन, एक है युति, दूसरा है व्युति। युति में क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। व्युति में क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। युति का कंडीशन कब होगा, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, अमावस्या के समय। और व्युति की स्थिति कब होगी, तो चंद्र ग्रहण के समय। ये चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के समय। तब सिजगी में जो भी ज्वार भाटा उत्पन्न होगा उसका ऊंचाई सामान्य स्थिति में जो ज्वारीय लहरों की ऊंचाई होती है उसकी अपेक्षा 20% अधिक होता है। इसके कारण इसको क्या बोल दिया गया है, उच्च ज्वार। तो उच्च ज्वार क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है हमारा लघु ज्वार। तो लघु ज्वार है क्या, इस प्रकार की ज्वारीय लहरें तब उत्पन्न होती है जब पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति सिजगी ना होकर क्या होगा, समकोणीय होगा। उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या हो, सिजगी यानी 180 डिग्री। लघु ज्वार की उत्पत्ति कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का स्थिति कैसा होगा, समकोणीय होगा। इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण एक ही बिंदु पर न पड़कर अलग अलग दिशाओं में बट जाता है, जिसके कारण ऐसी ज्वारीय लहरों की ऊंचाई सामान्य ज्वारीय लहरों की तुलना में 20% या प्रतिशत कम हो जाती है। यह स्थिति कब होगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष या सप्तमी या अष्टमी को। ये हम लोग पढ़े थे। देखिए होता क्या है लघु ज्वार में कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो होता क्या है कि ये तीनों दो कंडीशन में 90 डिग्री की स्थिति में आते हैं। एक बार यहाँ चंद्रमा यहाँ आएगा और एक बार यहाँ। तो इस स्थिति को क्या बोला गया है, शुक्ल पक्ष। इस स्थिति को बोला गया है कृष्ण पक्ष। तो जब भी लघु ज्वार की उत्पत्ति होगी तो उस समय क्या होगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का कोण कैसा होगा, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री। हमेशा और हमेशा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस समय क्या होता है कि जो आकर्षण बल है अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाता है। इसके कारण जो सामान्य ज्वारीय लहर उत्पन्न होगी उसकी तुलना में ये 20% कम होगी। और ये स्थिति कब होगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और उच्च ज्वार की स्थिति कब होगी, तो पूर्णिमा और अमावस्या। और लघु ज्वार की स्थिति कब होगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारा दैनिक ज्वार। इसको हम लोग समझते हैं। तो दैनिक ज्वार क्या है कि इस प्रकार की ज्वारीय लहरें सभी सागरों या महासागरों में नहीं आती हैं। जब 24 घंटे के दौरान किसी विशेष सागर में केवल एक ही बार ज्वारीय लहरों की उत्पत्ति होती है, वैसे ज्वार को दैनिक ज्वार कहा जाता है। मतलब कि किसी विशेष सागर या महासागर में 24 घंटे में केवल एक ही बार ज्वार की उत्पत्ति होगी तो उसको क्या बोला गया है, दैनिक ज्वार। यानी 24 घंटे में केवल एक बार। ये कहाँ होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में इस प्रकार की ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि दैनिक ज्वार की उत्पत्ति 24 घंटे में एक बार। लघु ज्वार की उत्पत्ति तो कब होगी, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कब, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो, सिजगी की स्थिति न होकर 90 डिग्री के कोण पर हो। और उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कैसे हो, तो 180 डिग्री यानी सिजगी की स्थिति में हो। और सिजगी की स्थिति दो, एक युति और व्युति, पूर्णिमा और अमावस्या को। तो तीनों क्लियर है। चौथा पॉइंट है हमारा अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार क्या है कि जब किसी सागर या महासागर में 24 घंटे के दौरान 2 बार ज्वारीय लहरें आती हैं तो इन्हें अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। और अधिकांश सागर या महासागर में इसी प्रकार की ज्वारीय लहर आती हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 25 या 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं। और भाटा कितने अंतराल पर, तो 6 घंटा 25 मिनट। तो अर्धदैनिक का मतलब क्या होता है कि ज्वार की उत्पत्ति कब होगी, तो 24 घंटे में 2 बार यानी दिन में 2 बार यानी 12 घंटे के अंतराल पर। तो उसको बोला गया अर्धदैनिक ज्वार। लास्ट है हमारा चतुर्थ दैनिक ज्वार। चतुर्थ दैनिक ज्वार का मतलब होता है कि जब किसी विशेष सागर में 24 घंटे के दौरान 4 बार ज्वारीय लहरें आती हैं तो उन्हें चतुर्थ दैनिक ज्वार कहा जाता है। इस प्रकार के ज्वार इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आते हैं। यह 2 बार उत्तरी सागर में तथा शेष 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर आता है। यानी चतुर्थ का मतलब होता है कि 4, अर्ध का मतलब होता है आधा, और दैनिक का मतलब हुआ 1। यानी 24 घंटे में 1 बार ज्वार की उत्पत्ति तो दैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार 24 घंटे में 2 बार। और चतुर्थ दैनिक ज्वार 24 घंटे में 4 बार।
तो उस स्थिति को क्या बोला गया है? चतुर्थ दैनिक ज्वार। और एक छोटा छोटा क्वेश्चन ये पूछा है कभी कभार कि विषुव ज्वार क्या होता है। तो जब विषुवत रेखा पर ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको विषुव ज्वार। विषुवत रेखा क्या होता है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला गया है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इस क्षेत्र में जितने भी सागर हैं और उसमें ज्वार की उत्पत्ति होती है तो उसको क्या बोला गया है? विषुव ज्वार। यानी विषुवत रेखा पर जब सागर का जल लंबवत उठता है तो उसको क्या बोला गया है? विषुव ज्वार। एक पूछा है आयनवृत्त ज्वार। तो आयनवृत्त ज्वार क्या है कि जब कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर क्या हो, सागर का जल लंबवत उठता है तो उसको क्या बोला गया है? आयनवृत्त ज्वार। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। विषुव ज्वार क्या है? जब विषुवत रेखा पर सागर का जल लंबवत उठता है तो विषुव ज्वार। और आयनवृत्त ज्वार क्या है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जब सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है तो उसको क्या बोला गया है? आयनवृत्त ज्वार। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात। छिछले, छिछले का मतलब क्या होता है? कम गहरा। कम गहरे सागरों की तुलना में गहरे सागर में ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, जहां सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव अधिक उत्पन्न होता है। जहाँ ये कहने का मतलब है कि जो कम गहरा सागर है और एक है ज़्यादा गहरा, तो ज़्यादा गहरे सागर में जो ज्वार की उत्पत्ति होगी उसकी ऊंचाई कम गहरे सागर की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव अधिक उत्पन्न होता है। जैसे हंडी की खाड़ी जो कनाडा में है, अटलांटिक महासागर में कनाडा तट के पास स्थित हंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसका ऊंचाई कितना है? 70 फीट। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा ऊंची जो ऊंचा ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है? तो अटलांटिक महासागर में। खाड़ी पूछ दिया है तो हंडी की खाड़ी। किस देश के आसपास? तो कनाडा। भारत की कच्छ की खाड़ी में 2 से अधिक बार ज्वार आता है, जो गुजरात में है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जहाँ कहीं भी 2 जलीय भाग मिलते हैं, जैसे अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वहाँ ज्वार की संख्या अधिक होती है। कहने का मतलब कि जहाँ 2 सागर या महासागर मिलते हैं तो उस एरिया में ज्वार की स्थिति क्या होती है? ज्वार की संख्या अधिक होती है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, आगे का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कल। जय हिंद।